हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो हम इनको टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ लेना मतलब सर के ऊपर से जाना है ना। तो हम ये थोड़ा लेंथी है तो हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। छोटी छोटी चीज़ें रहेगी तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है वहन। वहन मतलब, जैसे वहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। जैसे रुधिर का वहन, मैं बोलूँ रुधिर का वहन, तो रुधिर का वहन का मतलब है रुधिर का शरीर में पूरे अंगों या ऊतकों तक फैलना, वहन कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये वहन का कार्य कौन करता है, ये वहन का कार्य करता है ऊतक। जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके थ्रू हमारे शरीर में फैलती है, तो ऑक्सीजन फैलती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन रुधिर के थ्रू। ठीक है, जब ऑक्सीजन घुली रहती है तो ये रुधिर हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है, तो उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे पूरी बॉडी को मिल जाती है। तो रुधिर में ऑक्सीजन घुली होती है और यही इसी माध्यम के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ये रुधिर में घुल जाती हैं। रुधिर में घुल जाने के कारण ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं और प्रत्येक अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो आइए हम इनको शब्दों में कैसे लिखेंगे, है ना। मानव में वहन, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल क्या होता है, लिक्विड, मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म में होना, है ना। तरल का मतलब समझते हो ना, लिक्विड फॉर्म में होना। तरल भाग प्लाज्मा, पहला फर्स्ट भाग है अपना तरल भाग प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, कोशिका के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य भरा होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, है ना। गाढ़ा जो द्रव्य होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं होता, मतलब गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग प्लाज्मा, इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं। इस कार्य में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोल रहे हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती है, रक्त में। कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैम आपने तो बताया था कि रक्त में ऑक्सीजन घुली रहती है, तो ये तो लाल रुधिर कणिकाएं की बोल रहा है। नहीं, लाल रुधिर कणिकाएं भी रक्त में ही मिली होती है। लाल रुधिर कणिकाओं के कारण ही रक्त या ब्लड का रंग लाल होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि रक्त में घुलो चाहे लाल रक्त कणिकाएं में उपस्थित हो। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इस कार्य में आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थितता आरबीसी की अधिकता के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। तो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो हमें जवाब देना है हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। कुछ अपवाद भी है, जैसे केचुआ वगैरह, इनका ब्लड लाल नहीं होता, इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है। ओके, अब आता है हृदय। देखो हृदय क्या करता है अपना, हृदय करता है अपने ब्लड को पंप करता है ना। हमारे शरीर में जो रक्त फैलता है, क्या वो ऐसे ही पंप हो जाता है, प्रत्येक अंग तक ऐसे ही पहुंच जाता है, क्या नहीं पहुंच पाता है ना। तो क्या करता है, हृदय हृदय एक पंप का कार्य करता है, मतलब संकुचन होता है तो ब्लड फैल जाता है, और अगर वो विचलित होगा तो वापस उसमें ब्लड भर जाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, आइए तो हम इन्हें शब्दों के रूप में लिखते हैं। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हार्ट की बात कराए, हार्ट HEART, हार्ट होता है ना अपना हृदय, उनकी बात कर रहा है ना। किसी बच्चे को जिसे इंग्लिश में पता हो, बहुत से बच्चों को हिंदी में पता नहीं होता, तो मैं उनके लिए लिख देती हूँ। ओके, मनुष्य का हृदय गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है, जैसे अपनी बंद मुट्ठी होती है उसका आकार होता है, और ये हृदय में वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित रहेगा, है ना।
तो अपन जैसे वो क्या नाम से हार्ट सर्जरी कराते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, इसकी लेफ्ट हार्ट सर्जरी हुई, मतलब बाई हार्ट सर्जरी हुई। मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। आलिंद जो होते हैं वो ऊपर की ओर होता है और निलय नीचे की ओर होता है। दायां आलिंद दायां निलय में तथा बायां आलिंद बायां निलय में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवल्नी कपाट पाए जाते हैं तथा दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो, बाएं आलिंद और बायां निलय एक साइड में होता है, तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच द्विवल्नी कपाट होते हैं, और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच त्रिवल्नी कपाट होते हैं। दायां आलिंद में मां शिरा आकर खुलती है तथा बाएं आलिंद में फुसफुस शिरा आकर खुलती है ना। हृदय का मतलब समझ में आया, ये शरीर में। अब इसमें देखो, हृदय हमने बोला कि हृदय ब्लड को पंप करता है, तो किसके द्वारा होता है, आलिंद और निलय के द्वारा होता है। अब देखो, हमारा परिसंचरण तंत्र, हमारा रक्त कैसा होता है, इनका ब्लड लाल कैसे होता है, इनमें कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती है। हमारे रुधिर में देखो, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो नहीं है कि हमारे माउथ में एक छलनी लग रही है कि प्योर ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी। इसके साथ बहुत सारी गैसें भी मिली होती हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, तो ये सभी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन के साथ ही हमारे प्रत्येक अंग तक पहुंचते हैं? नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी बिंबुकाणु या सेल्स होती हैं जो इन जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो वही पढ़ रहे हैं हम, परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में कैसे होता है। आइए देखते हैं, है ना। गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, इसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है, रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त, इसे बोलते हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड सेल्स। ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। अब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना। इसका pH 7.4 होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है, जिन्हें कब्रिस्तान कहते हैं। अपना प्लीहा होता है ना, प्लीहा, उसमें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं ना वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, वही प्लीहा रक्त का निर्माण करती है। एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। देखो, जैसे बोलते हैं ना, अपनी उम्र में उस संख्या का अपनी वजन का भाग उम्र में दो, है ना, तो अपना रक्त आ जाता है। लेकिन ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति में कितने लीटर रक्त की आवश्यकता होती है? 5 लीटर रक्त की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। मैंने आपको अच्छे से नोट्स बना के बता रही हूँ। ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको कॉपी से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा यही है कि मैं आपको नोट्स लिखवाऊं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कॉपी से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं पोस्टर पे भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्या पोस्टर पे मुझे उतना नहीं जमता, मैं पूरे तरीके से नोट्स नहीं लिखवा पाती हूँ, क्योंकि उसमें समझाना ज़्यादा होता है और समझना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के एग्जाम के लिए हमें लिखना भी जरूरी है। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, अब आता है रक्त। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा होता है, वही द्रव भाग होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये जल 92% जल होता है। रुधिर कणिकाएं ठोस होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स तो सुना ही होगा, जिससे अपने वो हो कुछ भी, जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है, वो पीलिया वगैरह हो जाता है, तब हम डॉक्टर बोलते हैं इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ओके,
अब सबसे पहले आता है अपना आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं हम लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। इनको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है ना। आरबीसी का इनमें कौन सा रंजक होता है? हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। मतलब रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? आरबीसी। रुधिर कणिका मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं ये। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि एक बार आरबीसी बन गई और जीवन भर पर्याप्त रहेगी, नहीं। जो ये आरबीसी बनेगी इनका जीवन काल 120 दिन का रहेगा। जैसे ये 120 दिन के पास पहुंचेगी ये अपने आप डेड होने लगती हैं और निकलने लगती हैं। जिससे महिलाओं में क्या होता है? रज्जु चक्र के थ्रू निकलने लगती हैं, है ना। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं जो रज्जु चक्र के दौरान निकलती है? वो रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं। यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। भाई ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी कि ये ऑक्सीजन का वहन करेगी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन का वहन कर रहा है और ये ब्लड में उपस्थित है तो ये भी ऑक्सीजन का वहन करेगी। अब आता है अपना WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इनको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, है ना। इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका रंग सफ़ेद होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसीलिए इनका रंग सफ़ेद होता है, ये रंगहीन होती है। WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि RBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। WBC शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा तो ये उसको मार देगी और हमारे शरीर में उसके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगी। अगर भविष्य में आपने सुना होगा कि बचपन में बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। पोलियो, क्या उन बच्चों को पोलियो है जो उनको टीके लगाए जा रहे? नहीं। क्यों लगाए जा रहे? कि भविष्य में कभी भी अगर बच्चे को पोलियो हो तो उसके शरीर में पहले ही प्रतिरक्षी उत्पन्न या तैयार रहती हैं। तो जैसे ही पोलियो का कोई रोगाणु आता है वह प्रतिरक्षी उस पर अटैक करके उसको मार देती है, इसीलिए बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जाते हैं, है ना। अब आता है बिंबाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम 3 नाम है, थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु और प्लेटलेट्स। ओके, चलो देखते हैं प्लेटलेट्स क्या है। यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, ये भी एक तरह की कोशिकाएं होती जिनका जीवन काल 10 दिन का होता है। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करती। अब देखो प्लेटलेट्स कम हो गई है ना, किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो गई, अगर उसको चोट लग गई तो उसका रक्त बहता ही जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो ब्लड जम जाता है। वो किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण जम जाता है ना। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है। अगर हमें कोई पूछे कि ये ब्लड कैसे जम गया तो ये प्लेटलेट्स के कारण जम गया, थ्रोम्बोसाइट के कारण जम गया, बिंबाणु के कारण जम गया, ठीक है। अब आता है परिसंचरण तंत्र, है ना। अपन ने पहले पढ़ा था परिसंचरण तंत्र के 3 भाग पढ़ लिए। अब देखो परिसंचरण तंत्र में और ये तो तीनों भाग है ना। अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे, है ना। मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थ उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं तथा लाने वाले तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखो यह हमने मुंह से O2 ग्रहण की, ये O2 क्या होगा? ऑक्सीजन में मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगी, है ना। और वहां से CO2 का निष्कासन होगा तो वो O2 उस CO2 को लाके हमने मुंह के द्वारा बाहर निकाल देगी, है ना। तो इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता, है ना। जिससे मैं बोलूं अगर पानी पाइपों के थ्रू घरों में जाता है ना, पाइपों के थ्रू घरों में जाता है
तो वो एक बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। अगर मैं पानी को ऐसे जमीन पे फैला के घरों में पहुंचाऊंगी तो क्या वो एग्जैक्ट घर में पहुंच पाएगा? वो तो पूरे जो बीच में जो घर आ रहे हैं उस उनमें भी फैलेगा, है ना। तो वो ये अपना खुला परिसंचरण तंत्र। इसी प्रकार ब्लड, जब हम ब्लड को शरीर में पंप करते हैं ना, तो जो बिना नलिकाओं के थ्रू जाता है, मतलब जिनमें नलियों में नहीं बहता, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। रुधिर आंतरंगों के आसपास पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता। अगर नली में पानी बहेगा तो दाब उत्पन्न होगा, अगर पानी फैलता हुआ पहुंचेगा तो क्या उसमें दाब उत्पन्न होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें भी कोई दाब उत्पन्न नहीं होता। अब खुला परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता है? झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या हमारे शरीर में भी ऐसे फैला होता है? नहीं। अब आते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न भागों में पंप किया जाता है ना। हृदय रुधिर के विभिन्न भागों से पंप किया जाता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। रुधिर दाब उत्पन्न होगा तभी तो रुधिर हमारे शरीर में एक, अगर मैं बोलूं, अगर मैंने पानी की नलची में दाब लगाया तो वो पानी क्या दूर तक जाके गिरेगा? ऐसे तो वो नॉर्मल जगह पे ही गिर रहा था, ऐसे दाब लगाऊंगी तो दूर तक जाके गिरेगा। तो उसी प्रकार हृदय क्या होता है? पंप करता है, तो हमारे शरीर के सभी भागों में ब्लड एक समय में ही पहुंच जाता है ना। अब आता है नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं। शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्रित करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है? रुधिर का संचय होता है। ये 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी सबसे पहले पढ़ेंगे हम। धमनी ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। देखो, है ना, परिसंचरण तंत्र पढ़ ले। अब हृदय ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो किसके थ्रू जाएगा? हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि खुला परिसंचरण है तो पंप किया एकदम से पहुंच जाएगा। भाई बंद परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर में, तो पंप करेगा तो नलियों में ही तो जाएगा। और जो नलियां शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती हैं उन्हें हम धमनी बोलते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में जो नलिकाएं पहुंचाती हैं उसे हम धमनी बोलते हैं। सॉरी। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति से होता है। इसमें वॉल्व अनुपस्थित होते हैं। ओके, इनमें जो बहाव होता है, पंप होता है एकदम से, तो वो गति तो तेज ही होगी। और वॉल्व मतलब होता है जो ढकते हैं, धमनी को ढकने की जो ऊपर जो कवर होता है उसको वॉल्व बोलते हैं। अगला आता है अपना शिरा। ये पतली और दृढ़ दीवार वाली सक्रिय नलिकाएं ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। देखो, धमनी क्या करती है? धमनी हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है ना। हृदय से शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि शिरा क्या करती है? इसका उल्टा काम करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि वो शुद्ध हो सके, है ना। केशिकाएं किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर धमनी के भीतर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती, जिसे केशिकाएं कहते हैं। ये क्या करती हैं? वो धमनी के अंदर नलिकाओं का निर्माण करती हैं, है ना। केशिका एक मोटी कोशिका होती है। इनमें उत्तकों व अंगों में गैसों व अन्य पदार्थों का परिवहन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया। मैंने आपको इससे पहले के नोट्स करवा दिए हैं। हम पार्ट 4 अगली वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो हम इनको पार्ट में करेंगे, है ना। अगर पार्ट में करेंगे तो आपको भी लिखना आसान होगा और समझना भी आसान होगा। आप वीडियो को देखना, समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।